हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं दीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में हमारे शरीर में या केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। जितनी भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर कई बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, यानी कि कई जैविक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम, उत्प्रेरण करना मतलब कि उसकी जो एक्टिविटी है यानी सक्रियता है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। अर्थात हम एंजाइम की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? वे पदार्थ जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। और ये जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं ये कहाँ होती हैं? ये होती हैं कोशिकाओं के अंदर। सभी कोशिकाओं में क्या होती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। तो एंजाइम किसे कहेंगे? जो बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्टिव करते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं यानी कि सक्रियता को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। एंजाइम को प्रकीर्णव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णव। तो ये हो गई एंजाइम की डेफिनेशन। एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं के अंदर। और इनका कार्य क्या है? ये करते हैं कोशिकाओं में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। इसके अलावा इनमें संवेदनशीलता भी पाई जाती है। उत्प्रेरण करना मतलब कि उसकी कैटलिस्ट को बढ़ाना, एक्टिविटी को बढ़ाना। कोई क्रिया यदि धीमी गति से हो रही है तो उसमें उसी क्रिया का विशिष्ट प्रकार का एंजाइम डाला जाए तो वो क्रिया तेज गति से होने लगती है। यही कार्य किसका है? एंजाइम का है। तो एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एंडो एंजाइम। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला जो होता है वो होता है एंडो एंजाइम। एंडो एंजाइम जिसे अंतः एंजाइम भी कहते हैं। अंतः एंजाइम। दूसरा होता है एक्सो एंजाइम यानी कि बाह्य एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो क्रिया कोशिका के अंदर भी कार्य करते हैं, कोशिकाओं के बाहर भी कार्य करते हैं। उसी कार्यशीलता के आधार पर एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। पहला है एंडो एंजाइम यानी कि अंतः एंजाइम। वे एंजाइम जो कोशिकाओं के अंदर क्रिया करते हैं और क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं या उत्प्रेरणशीलता को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतः एंजाइम कहते हैं। ये जो एंजाइम है अंतः एंजाइम, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? अंतः एंजाइम कहलाते हैं। कौन से एंजाइम? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम वो होते हैं एंडो एंजाइम। अब बात आती है एक्सो एंजाइम की। एक्सो यानी कि बाहर। वे एंजाइम जो कोशिकाओं के बाहर कार्य करते हैं, अपनी कोशिकाओं से बाहर निकल के क्या करते हैं? कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। उन्हें हम कहते हैं बाह्य एंजाइम। जैसे कि आहार नाल में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो आहार नाल से बाहर निकल के क्या करते हैं? पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं और उस क्रिया की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो आहार नाल के एंजाइम कौन से एंजाइम है? एक्सो एंजाइम। क्लियर? अब जो एंजाइम शब्द है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक कोहने ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक? वैज्ञानिक कोहने। इन्होंने सन 1878 में एंजाइम शब्द का प्रतिपादन किया था। जो एंजाइम नाम है वो किसने दिया था? वैज्ञानिक कोहने ने एंजाइम शब्द का प्रतिपादन किया था। और जो सबसे प्रथम एंजाइम की खोज की गई थी उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। क्या नाम है? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम है
इस एंजाइम की सर्वप्रथम खोज की गई थी और वैज्ञानिक एडवर्ड वुकनर इन्होंने जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। क्लियर? तो ये दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना, एडवर्ड बुकनर और कोहने ने एंजाइम शब्द का प्रतिपादन किया था। क्लियर? अब जो एंजाइम होते हैं संरचना के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सरल एंजाइम और दूसरे होते हैं संयुग्मित एंजाइम। जो सरल एंजाइम है वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन। तो एंजाइम के बारे में एक बात और बताना चाहूंगी कि जो एंजाइम होते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। मतलब कि जितने एंजाइम होते हैं सभी प्रकार के एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। लेकिन बहुत सारे प्रोटीन हैं तो उसमें से कुछ प्रोटीन जो है उसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, वो एंजाइम नहीं होते। ये कह सकते हैं कि सभी प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं और सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये एक फैक्ट है। अगला जो है, पहला क्या है? सरल एंजाइम, दूसरा है संयुग्मित एंजाइम। तो सरल एंजाइम जो है वो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन संयुग्मित एंजाइम में क्या होता है? इसमें प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीनियस भाग भी जुड़ा होता है, जैसे कोफैक्टर कहते हैं या प्रोस्थेटिक समूह भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन या अप्रोटीनियस भाग जुड़ा होता है ना? तो उसे हम कहते हैं संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं, संयुग्मित एंजाइम कहते हैं। तो संरचना के आधार पर कितने एंजाइम हो गए? दो तरह के एंजाइम हो गए। पहला है सरल एंजाइम, दूसरा है संयुग्मित एंजाइम। सरल एंजाइम जो है वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं और इसमें नॉन प्रोटीनियस भाग जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक समूह। अब हम देखेंगे एंजाइम के कार्य। एंजाइम क्या क्या कार्य करते हैं? एंजाइम जो है वो रक्त का थक्का घोलने में सहायक होते हैं। जब कभी नलिकाओं में ब्लड क्लॉट बन जाता है तो उसको घोलने में सहायता करने वाले एंजाइम होते हैं। तो कुछ एंजाइम जो है वो रक्त का थक्का घोलने में सहायक होते हैं। रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, इसके पहले हम रक्त का थक्का बनाने की क्रिया पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। रक्त का थक्का घोलने में सहायक होते हैं। यानी कि जो रक्त का थक्का है उसको घोलने में भी सहायक होते हैं और रक्त का थक्का जमाने में भी। जब कभी चोट लग जाती है तो ये क्या करते हैं? चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक होते हैं। रक्त थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट बनाने में सहायक। इसके अलावा त्वचा से बालों को रिमूव करने के लिए भी, जैसे कुछ चमड़े उद्योग में क्या होता है, पशुओं के चमड़े का उपयोग कर लिया जाता है, तो चमड़े से बाल को हटाने के लिए भी कुछ एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका अगला कार्य क्या होगा? त्वचा से बालों को हटाने में भी विशेष प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अगला है फलों के रस को निकालने में, यानी कि फ्रूट का जो जूस होता है उसको निकाल कर उसमें
उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में। कई बार क्या होता है, फल पक नहीं पाते हैं, तो उस समय क्या होता है, पौधों में एंजाइम के अलावा एक और पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स। तो वो हार्मोन क्या करते हैं, फलों को पकाने में सहायक होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम जो होते हैं उनको पेड़ों में प्रवेश कराया जाता है और जो फलों का रस का पैदावार है उसको बढ़ाया जाता है। तो फल के जो रस है उसके पैदावार को बढ़ाने में और उसको निकालने में भी एंजाइम सहायक होते हैं, फलों के रस के उत्पादन में। तो ये हो गए एंजाइम के कार्य। कौन कौन से, रक्त का थक्का बनाने में, चोट लगने पर ब्लड क्लॉट बनाने में, त्वचा से बालों को रिमूव करने में, फलों के रस को प्रोडक्शन को बढ़ाने में। एंजाइम मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, कोई भी जब जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है उस समय उस क्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं एंजाइम। लेकिन जब कोई क्रिया होती है तो उसमें जो सबसे लास्ट में अभिकारक बनता है उस पर एंजाइम कार्य नहीं करते हैं। एंजाइम क्रिया की जो क्रियाशीलता है उसमें शुरुआत में कार्य करते हैं और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन जब लास्ट में प्रोडक्ट बनता है यानी कि अभिकारक बनता है, क्रियाफल बनता है, तो उस समय एंजाइम अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम। ये एक्सो एंजाइम जो है वो कोशिका के बाहर कार्य करते हैं और एंडो एंजाइम कोशिका के अंदर कार्य करते हैं। और संरचना के आधार पर हम देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, सरल और संयुग्मी। सरल होते हैं वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं और संयुग्मी प्रोटीन के साथ साथ इसमें नॉन प्रोटीनियस भाग भी जुड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। एंजाइम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कोहने ने किया था और जाइमेज एंजाइम की खोज सर्वप्रथम की गई थी जो की थी एडवर्ड बुकनर ने। जितने भी एंजाइम हैं उनके लास्ट में एज लगा होता है। क्या लगा होता है, एज, ASE। जैसे जाइमेज हो गया, रिडक्टेज हो गया, डिहाइड्रोजिनेज हो गया। तो हम जब भी देखेंगे कि लास्ट में एंजाइम के लास्ट में क्या जुड़ा होता है, एज जुड़ा होता है। जैसे कि एक एंजाइम है DNA रिडक्टेज एंजाइम। तो ये क्या करता है, जब DNA का रेप्लिकेशन होता है, जब DNA की चेन टूटती है तो उस समय रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, जो DNA होता है उसको दो भागों में, उसकी जो चेन है रेप्लिकेशन होता है, तो उस समय यहाँ पर DNA रिडक्टेज एंजाइम काम करता है और DNA की चेन को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो ये रिडक्टेज देख सकते हैं, पीछे क्या लिखा है, एज। इसमें जितने भी एंजाइम है उसमें पीछे क्या लगा होता है, एज लगा होता है। अधिकांश एंजाइम में हम यही देखेंगे कि जितने भी, अगर एंजाइम को नाम से जानना है तो जहाँ पे भी एज लगा हो वो समझ लेना कि वो क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। एंजाइम को सर्वप्रथम यीस्ट के अंदर खोजा गया था, यानी कि जो एंजाइम है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब ही होता है कि ईस्ट के अंदर, क्योंकि सर्वप्रथम इसको कहाँ खोजा गया था, ईस्ट के अंदर, तभी से जाइमेज एंजाइम की उत्पत्ति हुई थी। क्लियर। अब हम देखेंगे एंजाइम के बारे में। एक वैज्ञानिक आए थे फिशर, इन्होंने एंजाइम के बारे में एक थ्योरी प्रस्तुत की थी, उसे हम कहते हैं ताला चाबी थ्योरी, यानी कि ताला चाबी परिकल्पना। वैज्ञानिक एमिल फिशर ने सन 1890 में बताया कि जो ताला चाबी परिकल्पना है इसकी तुलना इन्होंने एंजाइम की और क्रियाधार के आधार पर की थी। इन्होंने बताया कि जो चाबी होती है वो एंजाइम की तरह कार्य करती है और ताला क्रियाधार के आधार तरह कार्य करता है। जो ताला होता है उसमें क्या होता है, सक्रिय स्थल होते हैं, एक्टिव साइट होती हैं। जैसे जो उसका एक्टिव साइट होता है उसी के आधार पर एंजाइम होता है। जैसे एक विशिष्ट ताले में एक विशिष्ट चाबी ही लग सकती है, वैसे ही एक विशिष्ट क्रियाधार पर विशिष्ट प्रकार का एंजाइम कार्य कर सकता है। ये नहीं कि क्रियाधार पर कोई भी एंजाइम कार्य करे, जो स्पेशल क्रियाधार होगा उस पर एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम ही कार्य कर सकता है। ओके, तो ताला चाबी परिकल्पना सर्वप्रथम बताएंगे हम कि किसने दी थी, वैज्ञानिक एमिल फिशर। एमिल फिशर ने सन 1890 में, कहीं पर आपको 94 में ही मिलेगा, तो आप याद रखना कि वैज्ञानिक एमिल फिशर ने सन 1890 में ताला चाबी परिकल्पना की खोज की थी। इन्होंने एंजाइम की तुलना किससे की थी, चाबी से।
इन्होंने बताया कि एंजाइम नामक चाबी क्रियाधार नामक ताले के क्या होती है, समीप आती है। पहले क्या होता है, एंजाइम क्रियाधार के समीप आता है, फिर जो एंजाइम है वो क्रियाधार से जुड़ जाता है। एंजाइम क्या करता है, क्रियाधार से जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यानी कि ES बना लेता है। एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंजाइम पे क्रियाधार क्या होता है, अपनी जगह पर स्थित होता है और क्रियाधार पर क्या होते हैं, जैसे ये है एंजाइम, ये हो गया क्रियाधार। क्रियाधार पर क्या है, ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स, ये इसके कहलाते हैं सक्रिय स्थल। ये क्या कहलाते हैं, सक्रिय स्थल, यानी कि एक्टिव साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्टिव साइट, क्योंकि जो इसमें जोड़ने वाला एंजाइम है उसके पास इसकी मिलती जुलती संरचना होती है। जैसे ये क्रियाधार है, अब यहाँ पे एंजाइम होगा वो इस टाइप का होगा। अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्रियाधार के पास ये क्या है, सबस्ट्रेट है, यानी कि क्रियाधार है, और ये एंजाइम है। तो एंजाइम की संरचना सबस्ट्रेट के आधार पर ही होती है और विशेष प्रकार का एंजाइम ही सबस्ट्रेट से जाकर जुड़ता है, उसके एक्टिव साइट से जाकर जुड़ जाता है। अब क्या होता है, ये जब इसमें फिक्स हो जाती है एंजाइम की संरचना, तो यहाँ पे बन जाता है ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसको हमने ताला चाबी परिकल्पना के आधार पर समझाया है कि जो ताला होता है उसमें क्या होते हैं, खांचा होता है, वो उसके एक्टिव साइट कहलाते हैं और हर ताले के लिए एक विशेष चाबी का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ताले में कोई भी चाबी लग जाए। ऐसे ही एक विशेष क्रियाधार पर क्या होता है, विशेष प्रकार का एंजाइम भाग लेता है और उसके एक्टिव साइट से जाकर के जुड़ जाता है, फिर क्या बना लेता है, एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये जो एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स है ये होता है सक्रिय, और जब इसकी सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कुछ समय बाद इसकी सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये अपने उत्पादों में टूट जाता है। उत्पादों में टूट जाता मतलब कि क्या बना लेता है, उत्पाद बना लेता है। यानी कि अगर हम इसका जल अपघटन कर देंगे तो ये क्या कर लेगा, अपने प्रोडक्ट्स बना लेगा। ये कौन से प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो क्रिया कारक में बदल जाता है। ये इसके क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ये इसके प्रोडक्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट कब बनते हैं, जब इसकी एक्टिविटी यानी कि सक्रिय एंजाइम क्या करता है, उत्प्रेरण का काम करता है, और जब एंजाइम की उत्प्रेरणशीलता यानी कि क्रियाशीलता कम हो जाती है तो इसकी सक्रियता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर ये कर लेता है जल अपघटन, और ये जो जिन प्रोडक्ट से मिलकर बनता है, जिन उत्पादों से मिलकर बनता है, उन उत्पादों में टूट जाता है। क्लियर। तो क्या होता है, ताला चाबी परिकल्पना क्यों बताया एमिल फिशर ने इसलिए बताया ताकि जैसे कि ताला चाबी क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं, ऐसे ही एंजाइम अपने क्रियाधार पर क्रिया कर लेता है। अब बात आती है एंजाइम तो क्रिया की क्रियाशीलता बढ़ाता है, लेकिन इस क्रिया को कोई कम भी करता है, जिसे हम कहते हैं एंजाइम निरोधन। क्या कहते हैं, एंजाइम निरोधन या एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम निरोधन क्या करते हैं, एंजाइम की तरह होते हैं। जो निरोधन होते हैं इनहिबिटर, उनका जो शेप होता है वो एंजाइम के जैसा ही होता है। तो ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट से क्रिया कर लेते हैं और क्रिया को वहीं पर रोक देते हैं। तो एंजाइम निरोधन की डेफिनेशन क्या हुई, वे निरोधक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रोकने का कार्य करते हैं और उत्प्रेरण को रोकने का कार्य कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम निरोधक या एंजाइम इनहिबिटर। क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिटर। तो एंजाइम इनहिबिटर है वो दो प्रकार से कार्य करते हैं। पहला जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक निरोधन। प्रतिस्पर्धात्मक या प्रतिस्पर्धी
प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन। तो जो एंजाइम है और निरोधक है यानी कि इनहिबिटर है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। सॉरी, ये क्या है, एंजाइम होता है, ये है इसका क्रियाधार, और ये होता है निरोधक यानी कि इनहिबिटर। निरोधक का कार्य क्या है, क्रिया को रोकने का कार्य करता है, यानी कि ये निरोध यानी विरोध करने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निरोधक कहते हैं। तो एंजाइम पर क्या करता है, क्रियाधार क्रिया करता है और क्रियाधार एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, कुछ निरोधक आ जाते हैं जो कि उस क्रिया को वहीं पर रोक देते हैं। तो जो निरोधक होते हैं वो कंपटीशन करते हैं यानी कि प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इनका जो शेप होता है, आकार होता है, वो क्रियाधार के समान होता है। जब इनका जो आकार है क्रियाधार के जैसा होता है तो वो क्या कर लेते हैं, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है और ये क्या करते हैं, निरोधक एंजाइम से जाकर जुड़ जाते हैं। जबकि जुड़ना किसको था, क्रियाधार को। जब क्रियाधार इस पर जुड़ता है तो क्या होगा, क्रिया होगी, लेकिन जब निरोधक इस पर जुड़ जाएगा तो ये क्रिया रुक जाएगी, जिसे हम कहते हैं एंजाइम निरोधक कॉम्प्लेक्स। क्रिया रुक जाएगी तो क्या बना लेगी, एंजाइम निरोधक कॉम्प्लेक्स बना लेगी। तो ये हो गई प्रतिस्पर्धी, क्योंकि इसमें एंजाइम और निरोधन के बीच में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। लेकिन अगला है अप्रतिस्पर्धी। अप्रतिस्पर्धी में क्या होता है, जो निरोधक होता है उसका आकार क्रियाधार से बिल्कुल अलग होता है, इसका शेप कैसा होता है, क्रियाधार के जैसा नहीं होता। जबकि प्रतिस्पर्धी में क्रियाधार और निरोधक का शेप एक जैसा होता है, तो समझ में नहीं आता कि निरोधक कौन सा है और क्रियाधार कौन सा है। लेकिन इसके जो एक्टोसाइट है, जो एक्टोसाइट होते हैं उस पे क्रियाधार जुड़ने की जगह कौन जुड़ जाता है, निरोधक जुड़ जाता है, और का क्या बना लेता है, एंजाइम निरोधक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी क्या होते हैं, एक्टोसाइट होते हैं, जिसमें कि ये हो गया क्रियाधार, ये क्या हो गया, क्रियाधार, और ये हो गया निरोधक। तो निरोधक जुड़ करके क्या कर लेता है, क्रियाधार को जो एंजाइम है उसकी संरचना को बदल देता है, तो बना लेगा ये एंजाइम निरोधक कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये क्या करता है, ये एक्टोसाइट को बदल देता है, एक्टोसाइट इसके यहाँ नहीं होते और ये इसके एंजाइम के शेप को बदल देता है। तो ये हो गया अप्रतिस्पर्धी निरोधन। निरोधक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। और निरोधन का कार्य क्या है, एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देना या रोक देना, तो वो कहलाते हैं एंजाइम निरोधक। वे कारक जो कि किसी क्रिया को रोक देते हैं, वहीं पर रोक देते हैं, या उसकी सक्रियता को कम कर देते हैं, वो कहलाते हैं इनहिबिटर। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया एंजाइम के बारे में, एंजाइम के प्रकार, एंजाइम के कार्य और एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना। इसके बाद मैंने आपको बताया एंजाइम की क्रियाशीलता को रोकने के लिए जो कारक कार्य करता है उसको हम कहते हैं एंजाइम निरोधक। तो एंजाइम निरोधक के भी हमने प्रकार देख लिए। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे, तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।